अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुतीबुर रहमान है। मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज अ बायोलॉजी प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये बायो के लेक्चर नंबर 1 है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। मतलब साइंस जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और आखिर में हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं ताकि हम नेचर के फैक्ट्स को समझ सकें। तो ये जो साइंस है ये बाकी तमाम फील्ड के साथ कोलैबोरेट करती है। उन सब के ताउन से ही हम इन ऑब्जर्वेशंस को और नेचर के फैक्ट्स को समझ सकते हैं बेहतर अंदाज में। तो इस टॉपिक में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है। जैसे आपकी जो प्रीवियस 9th की बुक थी उस बुक में ये टॉपिक था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, जिसको हम कहते थे इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। तो इसमें उसी टॉपिक को मॉडिफाई किया गया है और नाम रखा गया है साइंस एज आ कोलैबोरेटिव फील्ड। और उसके बाद हम डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि साइंस कैसे एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। इसमें पहली जो एग्जांपल है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की है। बेटे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम का मतलब क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होता है उसको उसका जीनोम कहते हैं। तो इंसानों के पूरे जीनोम को, सेट ऑफ जीन्स को स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 में। ये प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थीं उन्होंने और वहाँ की जो लोकल NGOs थीं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद क्या था कि हम ह्यूमंस के सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में जो DNA है और उस DNA के अंदर जो ऐसे सीक्वेंस हैं जो कोड करते हैं किसी भी प्रोटीन को, जिनको हम जीन्स कहते हैं, उन सीक्वेंस के बारे में जानना और ये जानना कि वो जीन्स किस क्रोमोसोम पे हैं। फॉर एग्जांपल आज हम इस चीज़ को मालूम है कि जो जीन्स हैं हमारे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद हैं। तो ये भी किसका? इट्स अ गिफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के जो जीन्स हैं वो किस क्रोमोसोम पे मौजूद हैं आज हमें उनके बारे में पता है। तो एक तो जीन का सीक्वेंस मालूम करना ताकि हम लेबॉर्ट्री में उसको इजीली बना सकें, और दूसरा उन जीन्स को मैप करना कि वो किस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। सेम ऐसे ही इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां हमें ये मालूम हो सका कि इंसुलिन का जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे मौजूद है ताकि हम उस जीन को वहां से कट कर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा के उसकी फर्दर कॉपीज़ बना सकें और डायबिटिक्स के पेशेंट को उससे ट्रीट कर सकें। तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और एक कंप्लीट कब होता है? 2003 में। स्टार्ट 1990 में होता है और कंप्लीट होता है 2003 में। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ बायोलॉजी ने बल्कि बायोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस, इसका भी इसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया। इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इसका भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि हम डिफरेंट फील्ड्स को यूज़ करते हुए इन सब के ताउन से इस जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें और ये मालूम कर सकें कि किस जीन का क्या सीक्वेंस है, क्या उसकी तरतीब है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं, और ये बता सकें कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे मौजूद है। और ना सिर्फ ये बल्कि हम ये भी बता सकें कि ये क्रोमोसोम के जो शॉर्ट आर्म पे है या लॉन्ग आर्म पे है। तो ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इस प्रोजेक्ट से मिली। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल प्रोजेक्ट एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल। उसके बाद नेक्स्ट जो
नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो था क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना। जैसे आज हम पहले से ही इस बात का इल्म रखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन क्या होगी, कैसे माहौल चेंज होगा, वेदर में क्या चेंज आएगी, क्लाइमेट में क्या चेंज आएगी, और इन तमाम चीज़ों को एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, इन सब की बेस पर हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो बताते हैं। जैसा कि आज हम जानते हैं कि जो स्मोग है ये बेसिकली किस तरह से प्रोड्यूस होती है और डिफरेंट जो चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये तमाम हम क्लाइमेट चेंज के ज़ुमरे में इन तमाम फील्ड्स को यूज़ करते हुए इसके बारे में बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को मालूम करने के लिए भी साइंस जो है अपना रोल प्ले कर रही है और इसमें कोलैबोरेशन है इन तमाम फील्ड्स की। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें मेडिकल रिसर्च के अंदर ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जो इंजीनियरिंग है ये भी अपना रोल प्ले कर रही है। आज आप देखिए, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कैंसर की। एक वक्त था कि कैंसर जो है उसका इलाज मुमकिन नहीं था, कि डायग्नोसिस मुमकिन नहीं था उसका। आज हम इस काबिल हैं कि हम कैंसर को डायग्नोस कर सकें और उसका इलाज भी कर सकें, और इसमें तमाम फील्ड्स इन्वॉल्व हुई, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, फार्माकोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स ने और स्टैटिस्टिक्स, तमाम फील्ड ने मिल के इसका बेहतर हल सोचा। जैसा कि सबसे पहले कैंसर की अलामात के बारे में बताना ये बायो का काम था। फिर कैंसर की डायग्नोसिस के लिए जो डिफरेंट मैमोग्राम टेस्ट हैं और डिफरेंट टेस्ट हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, ये इसमें इंजीनियरिंग को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद हमने इसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरापी का इस्तेमाल किया, रेडिएशन का इस्तेमाल किया। फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने इस्तेमाल किया कीमोथेरापी का, जहाँ पे हम फार्माकोलॉजी की हेल्प लेते हैं। और फिर स्टैटिस्टिक से हम ये बताते हैं कि क्या रेशो रही, कितनी पॉपुलेशन जो है वो इससे इफ़ेक्ट हुई, हर साल कितने लोग इससे जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, और कितने प्रॉपर अवेयरनेस के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं और सेहत याब हो जाते हैं। तो पूरी एक स्टैटिस्टिक जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करती है। फिर जेनेटिक्स के कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो वरासत दर वरासत चलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये जेनेटिक्स में होता है, ब्लड कैंसर भी जेनेटिक्स में होता है, तो इसके बारे में बताना कि ये कैंसर्स अगर आप में मौजूद हैं तो आप इसके लिए एहतियात करें, और इसमें जेनेटिक्स ने अपना रोल प्ले किया। तो इन तमाम फील्ड ने मिलकर मेडिकल रिसर्च के अंदर एक अहम रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए कि हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकें, डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें, और अगर डिज़ीज़ आ जाए तो उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये सब भी कोलैबोरेशन है तमाम फील्ड्स की, जिसके वजह से हम इस काबिल हुए। उसके बाद रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आज हम जिस दौर में मौजूद हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यहाँ पे हम एआई के मदद से अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या जो हमें चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं एआई आपको उसका जवाब देने के काबिल है, और आप एआई की मदद से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइस आप यूज़ कर रहे होते हैं एआई को इस्तेमाल करने के लिए, वो कंप्यूटर से लिंक कर रही है। इसमें आप यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और मैथ्स का, देन न्यूरो साइंस। आप जो सोचते हैं और एआई उसको जिस अंदाज में सोचकर समझकर जवाब दे रहा है, तो वो डेफिनेटली न्यूरो साइंस पे डिपेंड करता है। और फिर साइकोलॉजी कि नफ्सियात क्या है, कि एक शख्स जब
किसी भी मोड में है, किसी भी सवाल का जवाब चाह रहा है, तो उसके अंदर उसकी क्या नफ्सियात बैक एंड पे काम कर रही है। तो साइकोलॉजी की फील्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, ये मालूम करने के लिए कि रोबोटिक्स और एआई कैसे काम कर सकते हैं। लैंग्वेज की प्रोसेसिंग जो है इसमें इन्वॉल्व है। आज डिफरेंट बच्चों को जो बाय बर्थ बोल नहीं सकते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको लैंग्वेज की तालीम देते हैं ताकि वो बोलने के काबिल हो सकें। डिफरेंट इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम। फिर जितनी भी ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, मतलब आप गाड़ी में बैठते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है, आप मुंह से जो बोल रहे हैं वो उसके थ्रू काम कर रही है। विंडो को क्लोज़ कर दें, विंडो को ओपन कर दें, आप ऑटोमेटिक जितनी भी आपकी जो न्यू सिस्टम है वो तमाम कंट्रोल कर रहा है आपका रोबोटिक्स और एआई। सेम ऐसे ही अगर आप गूगल ड्राइव पे देखें तो यहाँ जेमिनी के नाम से है, और सेम ऐसे ही आईफोन के अंदर डिफरेंट ऐप्स हैं, आप जो बोलते हैं सेम वैसे ही वो आपके सामने उसको ओपन कर देती हैं। तो ये सब बायो के साथ रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, जानदारों के साथ। हम जब बायो को एलेबोरेट वे में डिफ़ाइन करते हैं तो वो भी यही है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो चूँकि जो भी इसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं हम उनकी भी स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक इम्पैक्ट है, एक इफ़ेक्ट है लिविंग थिंग्स के ऊपर। सो नेक्स्ट इज़ द स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस जो आपकी खला है उसके अंदर उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की रिसर्च करना। जैसे एक रिसर्च चल रही थी कि क्या मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं है। तो और जो ये सूरज है, चाँद है और जो तमाम बाकी सियारे हैं ये किस तरह से काम करते हैं और स्टार्स किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं, सूरज किस तरह ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये सब हमारी दो एजेंसीज़ हैं, नासा और आईएसएस। जितना भी सैटेलाइट का निज़ाम है, एक क्रिकेट मैच जो हो रहा है एक दूसरे मुल्क में, वो आपके पास यहाँ टीवी पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व है। एस्ट्रोफिज़िक्स यानी कि एस्ट्रोनॉमी, इल्म फ़ल्कियात इसमें इन्वॉल्व है। प्लैनेटरी साइंस, वो साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि चाँद कैसे बनता है, सूरज कैसे काम करता है, मुख्तलिफ़ सियारे किस तरह काम करते हैं और बाकी जो बॉडीज़ मौजूद हैं हमारी खला में वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इन तमाम के बारे में जानना, दिस इज़ कॉल्ड प्लैनेटरी साइंस। फिर इंजीनियरिंग इसमें अपना रोल प्ले करती है, बायोलॉजी, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो हमारे एस्ट्रोनॉमी है या स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये तमाम हमारे जानदारों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बाकी जो जानदार हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इन सब के बारे में जानना। और फिर आखिर में मेडिसिन्स के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पेस को एक्सप्लोर करके हम इस काबिल हुए हैं कि हम डिफरेंट जो मेडिसिन्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, हम उनके बारे में ये जान चुके हैं कि ये कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैसे किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे उस डिज़ीज़ को हम फिर ट्रीट कर सकते हैं, आइदर थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर, आइदर थ्रू डिफरेंट अदर टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। तो ये तमाम जो है हमारे पास आज हम इस काबिल हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये डेफ़िनेटली जो है वो साइंस की कोलैबोरेशन है बाकी तमाम फील्ड के साथ, जिनकी वजह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये डेफ़िनेटली आपकी जो प्रीवियस 9th की बुक थी उसमें ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। जो न्यू बुक है इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं इनको अच्छे से याद करना, इनको तैयार करना। ये बोर्ड के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि आप एक्सप्लेन करें या इसको जस्टिफाई करें या डिस्कस करें कि साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड।
इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। या एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपने इसको डिस्क्राइब वे में बता देना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है वो बायोलॉजी और बाकी साइंसेस अपना रोल प्ले कर रही हैं। मेडिसिन रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये लॉन्ग भी बन सकते हैं, और इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे तो आपने लिखना है 2003 में ये कंप्लीट हुआ। स्टार्ट कब हुआ ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1990 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्लाइमेट चेंज में कि इसमें कौन कौन सी फील्ड इन्वॉल्व हैं, और रोबोटिक्स और AI में कौन सी फील्ड इन्वॉल्व हैं। तो ये तमाम जो हैं आपके MCQs बन सकते हैं इससे, और शॉर्ट भी और लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको यूनिक नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, आप इनको वहाँ से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक वहाँ पे बेहतर अंदाज में आउटलाइंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें किस हद तक इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसको यूनिक नोट्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। ये टॉपिक वहाँ मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।